स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकेंड, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, यूनिट 4, भारत में संसदीय प्रणाली की कार्य पद्धति, संसदीय तंत्र की कार्य प्रणाली, कार्यशैली, वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। कल भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी और कल हमने केवल संसद के बारे में जाना था कि संसद में किस किस से मिलकर संसद बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों के बारे में हमने जाना था, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया था और लोकसभा अध्यक्ष और या स्पीकर के शक्तियों को हमने कल जाना था। आज हम वास्तव में इसकी कार्यप्रणाली को देखेंगे और उसकी आलोचनात्मक दृष्टि से उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, भारत में संसदीय प्रणाली के कार्यकरण या कार्यान्वयन का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। संसदीय प्रणाली का कार्यान्वयन मतलब वर्किंग कैसे होती है इसकी। वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया या राइट एन एसे ऑन द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। भारतीय संसदीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर एक निबंध लिखिए। या फिर भारत में संसदीय लोकतंत्र के व्यवहार पक्ष की आलोचनात्मक दृष्टि से जांच कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। तो इसको हम देखते हैं। भारत में संसदीय लोकतंत्र लगभग 70 सालों से कार्य कर रहा है। इस संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत 17 आम चुनाव लगभग हो चुके हैं और जनता निर्वाचन के द्वारा सत्ता में, केंद्र में सत्ता परिवर्तन कर चुकी है। इस प्रकार जनता लोकतंत्र के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता का परिचय दे चुकी है। तो हम भारतीय संसदीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली को कुछ बिंदुओं में देखेंगे। तो सबसे पहला है संसद का संगठन, जो हमने कल भी देखा था, एवं रचना का व्यावहारिक पक्ष। व्यावहारिक पक्ष संसदात्मक शासन प्रणाली का एक अति महत्वपूर्ण तत्व विधानमंडल का संगठन होता है। भारतीय संसद की रचना का आधार वयस्क मताधिकार के साथ साथ आरक्षण की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत दलित, कमजोर तथा पिछड़े वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व देकर सभी वर्गों को यथोचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। दूसरा, संसद की सामाजिक आर्थिक रचना का प्रभाव। कार्यप्रणाली पर संसद की सामाजिक आर्थिक रचना का क्या प्रभाव पड़ता है। संसद के कार्य संचालन के स्वरूप में उसके सदस्यों की आर्थिक सामाजिक स्थिति का अत्यंत प्रभाव पड़ता है। लगभग 70% छोटे व मध्यम किसान तथा मजदूर वर्ग के होते हुए भी संसद में विशिष्ट वर्गों के व्यक्ति ही चुने जाते हैं। इसमें कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व हो ही नहीं पाता। भारतीय संसद के प्रारंभ से अब तक प्रतिनिधिमूलक स्वरूप के आधार पर प्रोफेसर R.S. मार्खंडीकर प्रोफेसर R.S. मार्खंडीकर इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इसमें मतलब संसद में ग्रामीण भूस्वामी वर्ग तथा शहरी मध्यम वर्ग का सर्वदा प्रभुत्व रहा है। ग्रामीण भूस्वामी वर्ग, देखिए यहाँ पर जमींदार लोगों की बात हो रही है, जिनके पास बहुत सारी जमीन होती है।
तथा शहरी मध्यम वर्ग का सर्वदा प्रभुत्व रहा है यहाँ पर। इस प्रकार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था समाजवाद की प्रतीक तो है, पर उसे संसद का रचनात्मक मतलब संस्थाई समर्थन उपलब्ध नहीं है, जो कि समाजवाद को कार्य रूप देने के लिए आवश्यक होता है। सामाजिक आर्थिक वर्गों के जिस अनुपात से लेकर यह भारतीय समाज बनता है, उस अनुपात से प्रतिनिधि संसद में अभी तक नहीं पहुंच पाए। तीसरा पॉइंट है, संसद के कार्य संचालन में विरोधी दल, कार्य संचालन में विरोधी दल क्या भूमिका होती है इसकी। 1989 से पूर्व 1989 मतलब 89, 1989 से पूर्व तक भारत के संसदीय तंत्र में विरोधी दल अत्यंत कमजोर तथा असंगठित रहे हैं और वे सत्ताधारी दल कांग्रेस का संगठित रूप से मुकाबला करने में असमर्थ रहे, क्योंकि इनके आपस में गहरे मतभेद थे। परिणाम स्वरूप कांग्रेस लंबे काल तक आसानी से सत्ता में बनी रही। आमतौर पर अस्थिर निष्ठाओं के कारण विरोधी दल के सदस्यों का शासक दल की ओर दल बदल होता रहा। दूसरे, अधिकतर विरोधी दलों के पास कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम नहीं था, वे दबाव समूह के रूप में ही कार्य करते रहे। शुरुआत में नेहरू तथा अनेक प्रमुख विरोधी सदस्यों जैसे अजय घोष, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नाथ पै तथा भूपेश गुप्त, जो वर्ड मुझे लगते हैं कि आपको सुनने में समझने में परेशानी होती है, उनको मैं लिख देता हूँ। नाथ पै तथा भूपेश गुप्त आदि ने संसदीय लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया, लेकिन बाद में विरोधी दल अधिकतर तर्कहीन विरोध करने लग गए। कई बार असंसदीय तरीकों का भी प्रयोग करने लगे, जो कि उनकी कमजोरी के द्योतक थे। आज भी हम देखते हैं संसद में किस तरह से विरोध का तरीका इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से संसदीय कार्रवाई चलती है। कभी कभी तो शर्मनाक स्थिति तक जिम्मेदार लोग पहुंच जाते हैं। चौथा पॉइंट है, लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में भारतीय संसद की भूमिका। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में वाद विवाद तथा प्रतिबद्धता के उच्च मानदंड स्थापित कर भारतीय संसद ने एक प्रभावशाली भूमिका निभाई। संसद ने कार्यपालिका के गलत निर्णयों को वापस लेने के लिए मजबूर किया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कार्यपालिका के बढ़ते अधिनायकवाद को रोकने के लिए, लोकतंत्रीय अधिकारों की रक्षा करने के लिए, सत्ता स्वतंत्रता में संतुलन स्थापित करने की संसद की शक्ति में कमजोरी आई है। केवल संसद की वार्षिक अवधि में मात्रात्मक कमी ही नहीं की आई है, अपितु उसके वाद विवाद के स्तर तथा कार्यप्रणाली के तौर तरीकों में स्पष्ट गिरावट आई है। व्यक्तिगत दोषारोपण और छिद्रान्वेषण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण संसदीय मंच का अवमूल्यन हुआ है, उसका मूल्य गिरा है। संसद के अंदर भी दबाव, शोर शराबे और आंदोलन की राजनीति छाई रहती है। स्पष्ट है कि कार्यप्रणाली में भारतीय संसद शासन में अपनी केंद्रीय स्थिति को छोड़ती चली जा रही है। यही कारण है कि संसद राष्ट्र की मुख्य समस्याओं का समाधान ढूंढने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रही है। समस्याओं के हल के लिए जनता द्वारा तथा स्वयं संसद सदस्यों द्वारा आंदोलनों व प्रदर्शनों का सहारा लेना पड़ रहा है। आप देखिए, अभी किसान आंदोलन चल रहा है। उसके अलावा कई बार कोई आंदोलन किसी तरह का होता है तो उसमें संसद सदस्यों तक को अनशन पर बैठना पड़ जाता है। पांचवा पॉइंट है, विधायी सदनों में जन प्रतिनिधियों की गिरती भूमिका। आज जिस तरह से हमारे विधायी सदनों में, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, इनमें अव्यवस्था एवं असंसदीय कृत्यों के नजारे जैसे अनर्गल आरोप लगाना, नारेबाजी, कुर्सियां फेंकना, हाथापाई करना आदि आए दिन देखने व सुनने को मिलते हैं। उनसे न केवल विधायी सदनों की मर्यादा एवं शालीनता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है,
बल्कि इसमें आम जनता के मन में भी इन संस्थाओं के प्रति अरुचि बढ़ रही है एवं सम्मान की भावना दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। और छठा पॉइंट है सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति में संसद की भूमिका। यद्यपि भारत में संसद ने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं, संविधान संशोधनों तथा कानूनों के द्वारा अनेक उपाय सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के किए और समय समय पर लोगों की शिकायतों को जाहिर किया, फिर भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के रूप में संसद की भूमिका संतोषजनक नहीं रही, क्योंकि अधिकतर कार्रवाई का प्रारंभ संसद की बजाय कार्यकारिणी द्वारा हुआ है। ये तो हुई संसद की कार्यप्रणाली। अब बात करते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था को उत्पन्न खतरों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द चैलेंजेस फेसिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम को कौन कौन से खतरे पैदा हो रहे हैं? क्या भारत में संसदात्मक व्यवस्था असफल हो चुकी है? अपने विचार दीजिए। Is parliamentary system has been failed in India? Give your views. तो भारत में संसदीय व्यवस्था में उत्पन्न खतरों को हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, संसदीय कार्यवाही में सचिवालय का हस्तक्षेप। सचिवालय का हस्तक्षेप बढ़ा है, इंटरफेरेंस। भारतीय संसद की कार्यवाही में सचिवालय के उत्तरोत्तर दखल देने की प्रक्रिया ने संसद की कार्यवाही को कमजोर किया है। सचिवालय द्वारा प्राय तारांकित या अतारांकित प्रश्न इस आधार पर रद्द कर दिए जाते हैं कि वे विवाद उत्पन्न करते हैं, अवांछित सूचना मांगते हैं, सार्वजनिक हित को हानि पहुंचाने वाले हैं या गुप्त सूचना से संबंधित हैं। सचिवालय इस शक्ति, ये संसद सचिवालय की बात हो रही है यहाँ पर, सचिवालय इस शक्ति का प्रयोग प्रस्तावों, वाद विवादों तथा अन्य मामलों के बारे में भी करते हैं। दूसरा खतरा है संसद की कार्यप्रणाली का गुणात्मक ह्रास। गुणात्मक ह्रास। एक तरफ तो सामान्यतः संसद सदस्यों की गंभीर चर्चाओं से एलर्जी सी हो गई है, संसद में वाद विवाद का स्तर घटा है, व्यक्तिगत दोषारोपण और छिद्रान्वेषण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण संसदीय मंच का अवमूल्यन हुआ है। संसद के अंदर भी दबाव, शोर शराबे और आंदोलन की राजनीति छाई रहती है। ऐसे अनेक बार हुए हैं, जैसे 22 जुलाई 2008 को परमाणु करार के मुद्दे को लेकर मनमोहन सिंह की सरकार के शक्ति परीक्षण के दौरान संसद में खुलेआम नोटों के बंडल लहराए गए, जिसे संसदीय इतिहास का काला दिन कहा जा सकता है। इस प्रकार सन 1998 से लेकर 2013 तक के वर्षों में संसद की गरिमा में अधिक गिरावट आई। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का दुरुपयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रदत्त व्यवस्थापन पर संसद या राज्य विधान मंडलों का कोई नियंत्रण नहीं है। अपराधी तत्वों ने संसद और राज्य विधायिकाओं में बड़ी संख्या में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। यह संसदीय व्यवस्था के लिए अशुभ है। तीसरा खतरा है सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव। संसदीय व्यवस्था का यह मान्य सिद्धांत है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और राज्य मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक इकाई के रूप में कार्य करे, लेकिन राज्य मंत्रिमंडलों में अधिकांशतः और कुछ अवसरों पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी इस स्थिति का अभाव देखा गया है। 1977 के बाद से लेकर केंद्र में मिली-जुली सरकारों के दौर में यह स्थिति प्राय देखने को मिलती रही है। चौथे खतरे की बात करें तो दलीय पद्धति संसदीय व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। दलीय पद्धति संसदीय व्यवस्था तभी सफलतापूर्वक कार्य कर पाती है जबकि देश की राजनीति में प्रमुख रूप से दो ही दलों का अस्तित्व अर्थात राजनीतिक ध्रुवीकरण की स्थिति हो।
जैसे अमेरिका में है। भारतीय राजनीति में राजनीतिक ध्रुवीकरण की यह स्थिति कभी भी नहीं रही है। एक से ज्यादा दल हैं, यहाँ पर दो से ज्यादा दल हैं, इसलिए खींचतान की स्थिति ज्यादा रहती है। विभिन्न परिस्थितियां और कौन सी बनती हैं? संसदीय प्रणाली की सफलता के लिए उपयुक्त सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का होना अति आवश्यक है। यदि देश की जनता शिक्षित, जागरूक एवं आत्मनिर्भर तथा देश की परिस्थिति आर्थिक, सामाजिक समानता व न्याय से युक्त हो तो संसदीय शासन प्रणाली की सफलता निश्चित मानी जाती है। दुर्भाग्य से भारत में अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता एवं दरिद्रता अपना विकराल रूप धारण किए हुए है। आज देश सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद व आतंकवाद जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में संसदीय शासन प्रणाली के कार्य व्यवहार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। छठा पॉइंट है मनमानी पदच्युति, मतलब सरकार गिराने की कोशिश। संसदीय लोकतंत्र की राज्य सरकारों की मनमानी पदच्युति हमारा टॉपिक है। छठा पॉइंट है राज्य सरकारों की मनमानी पदच्युति। संसदीय लोकतंत्र की यह मांग है कि केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य स्तर पर अपने विपक्षी दल की सरकार को गिराने का कोई प्रयत्न न करे। जैसे केंद्र में अलग दल की सरकार है, राज्य में अलग दल की सरकार है, तो केंद्र सरकार ऐसा कतई कोशिश न करे कि राज्य की जो सरकार है उसको गिराने की कोशिश करे। ऐसी किसी भी सरकार की बर्खास्तगी निश्चित रूप से संसदीय व्यवस्था पर आघात है, लेकिन केंद्र सरकार ने पिछले 35 वर्षों से विपक्षी दलों से जुड़ी राज्य सरकारों के प्रति मनमानी पदच्युति का मार्ग अपनाया है। राज्य सरकारों की इस मनमानी पदच्युति ने संसदीय व्यवस्था के कार्य कारण संसदीय व्यवस्था व लोकतंत्र को भारी आघात पहुंचाया है। आप देखिए हरियाणा में ऐसी स्थिति आ गई थी। चुनाव होते हैं, एक दल दूसरा दल, यहाँ पर एक दल को कम, इसके पास सीटें हैं, इसके पास थोड़ी ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो राज्यपाल बैठा हुआ है वो बीजेपी से प्रभावित है, तो यहाँ पर या बीजेपी से प्रभावित है या फिर कांग्रेस से प्रभावित है या केंद्र की सरकार से प्रभावित है, किसी भी तरह से, तो केंद्र की जो सरकार है वो इस राज्यपाल को निर्देशित करती है कि जो जिसके पास उनकी पार्टी के पास जिसके पास कम सीटें हैं उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। इस तरह से ये अनैतिकता बढ़ती है, ये संसदीय लोकतंत्र की विपरीत परंपरा है। इस तरह से फिर मामला न्यायिक प्रक्रिया में जाता है, न्यायिक हस्तक्षेप होता है। उसके बाद सातवां, राजनीतिक अस्थायित्व। लोकतंत्र की सफलता के लिए राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक है। तो राजनीतिक अस्थायित्व, लोकतंत्र की सफलता के लिए राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक है। सरकार स्थायी रूप से बने तभी विकास होगा। भारत में राज्यों में 1967 से तथा केंद्र में 1977 से राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ, जो लगातार वर्तमान तक चला आ रहा है। 1977 से लेकर 2013 तक 11 लोकसभा चुनाव और 16 सरकारों की स्थापना हो चुकी है, जो इस बात का द्योतक है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन में राजनीतिक अस्थिरता एक बड़ा आघात है, बड़ी बाधा है, जो लगातार चली आ रही है। आठवां पॉइंट है राज्यपाल पद का उन्मूलन। राज्य स्तर पर संसदीय व्यवस्था से जुड़े सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद राज्यपाल का अत्यधिक अवमूल्यन हो जाना भी भारतीय संसदीय व्यवस्था के में आए ह्रास को रेखांकित करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल को दोहरी भूमिका प्रदान की है। पहली है राज्य के वैधानिक प्रधान की भूमिका और दूसरी है राज्य में केंद्र के अभिकर्ता की भूमिका। विवाद की स्थिति में राज्यपाल ने दूसरे प्रकार की भूमिका को अधिक अपनाया है। इस स्थिति में इस भूमिका में उसकी स्थिति शासक दल के अभिकर्ता के रूप में अधिक उभरी है। अनेक अवसरों पर राज्यपाल के आचरण की गंभीर आलोचनाएं हुई हैं और कुछ विवाद, 4 प्रमुख निर्णयों पर अत्यधिक विवाद तथा आलोचनाएं हुई है। 1958 में केरल के राज्यपाल का आचरण, 1967 में राजस्थान के राज्यपाल का आचरण, 1982 में हरियाणा के राज्यपाल का आचरण और 1996 से 98 में उत्तर प्रदेश में राज्यपाल रोमेश भंडारी का आचरण, और अभी हाल ही में 2019 में देखें तो हरियाणा में राज्यपाल का आचरण। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने राज्यपालों की पदच्युति और मनमाने स्थानांतरण का मार्ग अपनाकर इस पद की प्रतिष्ठा को समाप्त कर दिया है। जैसे ही केंद्र में कोई सरकार आती है तो वो अपने अपने राज्यपाल लगाना शुरू कर देती है।
और एक स्थिति तो ऐसी भी आई थी जब राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया तो उससे जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया। अगला पॉइंट है 9वां, प्रभावी विपक्ष का अभाव। संसदीय लोकतंत्र के लिए सशक्त विपक्ष का होना अति आवश्यक है। विपक्ष यदि प्रभावशाली एवं रचनात्मक कार्य करने वाला होगा तो वह सत्तारूढ़ दल की मनमानी को रोकने में सफल हो सकेगा। दुर्भाग्य से भारत में प्रारंभ से ही एक सुदृढ़ विपक्ष का अभाव रहा है। हाल ही में बहुदलीय प्रणाली के विकास के कारण विपक्ष की भूमिका गौण होती जा रही है, जो संसदीय लोकतंत्र के लिए अशुभ संकेत है। उपयुक्त कारणों से भारतीय संसद की कार्यप्रणाली में संसदीय प्रभुत्व वाली कार्यप्रणाली का अभाव है।